हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लासेस में। आज हम प्रकाश के परावर्तन का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा, टोटल टॉपिक कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो दर्पण सूत्र और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो संबंध होगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कल से हम आगे चलते हैं, जो बच गया है टॉपिक, ठीक है। तो आज जो हमारा पास टॉपिक बचा हुआ है वो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। आज हम यही देखेंगे, एक ही साथ बता देते हैं क्योंकि इसमें दो ही बनता है, ठीक है। तो एक ही साथ बता दे रहे हैं। एक ले लेते हैं। पहला जो हमारे पास जहां बनता है वो होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा है हमारे पास जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, ठीक है। ये दोनों के दोनों हम एक ही साथ देख लेंगे। चलो, तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण, और इसके लिए भी हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा आगे बना लेते हैं ना। एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यहां से हमने एक खींचा लाइन, और यहाँ पर हमारे पास हो गया कौन सा, फोकस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र, ठीक है सर। हमने क्या बोला कि पहला कहाँ रखेंगे, अनंत पर। कहाँ पर रखेंगे, अनंत। हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है, अनंत पर है। तो एक किरण हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और एक किरण ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जब ऐसे निकल जाएगा तो दिख रहा है कि ये दोनों किरणें इस तरह से जा रही है, यानी कि कटेगी तो नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर पीछे इसको बढ़ाया जाए तो क्या होगा, यहाँ कट रहा है। कहाँ पर कट रहा है, फोकस पे कट रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात किया जाए कि स्थिति कहाँ बना है सर, तो देखो लिख दो, फोकस पर। कहाँ बना है, फोकस पर बना है, ठीक है। आकार क्या है, आकार क्या है बाबू, तो आकार है हमारा क्या, बिंदु साइज का, या कह सकते हो बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। और प्रकृति की अगर बात करें तो ये क्या बना है हमारे पास, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। काल्पनिक को ही बाबू अभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभासी कहा जाता है। दूसरा केस में देखो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, इसके बाद हमने बना दिया एफ फोकस, और एक हमारे पास वक्रता केंद्र। ये दोनों के बीच की दूरी बराबर लेना, ठीक है, हमेशा जब भी बना। चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मुख्य प्रिंसिपल अक्ष है, ठीक है। ये हमारे पास उत्तल दर्पण। एक वस्तु को हम कहाँ रखते हैं भाई साहब, इधर अनंत है, ठीक है, और ये हमारा ध्रुव है, और इसके बीच में रखे हैं कहीं। तो एक किरण बाबू तुम्हारा, एक किरण जो बाबू तुम्हारा कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये निकल जाएगा हमारा इधर, ठीक है। ये तो सबको पता है। दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, दूसरी किरण को क्या करते हैं, काम करते हैं सर कि डायरेक्ट ना इसको ऐसे करते हैं, इस ध्रुव से गुजार देते हैं, ठीक है। ध्रुव से जब गुजारेंगे तो ये परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ऐसे निकल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो भाई इस कंडीशन में भी दोनों लाइनें सर नहीं काट रही है, इस कंडीशन में भी लाइनें दोनों नहीं काट रही है, तो क्या करेंगे आप, तो इस लाइन को आप क्या करो, ये तो जाएगी कहाँ से, फोकस से,
और ये कुछ ऐसे निकल रही है इस प्रकार से। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इमेज बन रहा है, इस तरह से बन रहा है ना। अगर ये A है और ये B है तो ये क्या बन गया, A' और ये B' बन गया। तो अगर इसकी स्थिति देखा जाए, अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए आप लोगों से तो क्या बताइएगा, तो यही ना बताइएगा कि P और F के बीच में बना है। जी, P और F के बीच में ही बना है, P और F के बीच में ही बना है, बीच में। आकार क्या लग रहा है आप लोग को, बहुत बड़ा बन गया है, देखने में ही दिखाई दे रहा है कि वह छोटा बना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, छोटा, ठीक है। और एक चीज़ तो आप लिख ही दीजिए प्रकृति में, क्योंकि इसमें वास्तविक बनता नहीं है। तो क्या बनेगा बाबू, वास्तविक नहीं बनता है तो काल्पनिक ही, तो काल्पनिक और सीधा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पे बनता है, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो P और F के बीच बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अच्छे से लिख लो, ठीक है, या पॉज करके लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग। जो सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछा जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग, वो क्या होता है, ध्यान से देखें। उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है और सबसे ज़्यादा बार जो पूछता है वो पहला होता है, ठीक है, गाड़ियों के साइड मिरर में। गाड़ियों के साइड मिरर में, साइड मिरर में, ठीक है, एक उपयोग। साइड मिरर क्या होता है, वो जो हमारे मोटरसाइकिल चाहे कार के साइड में लगा रहता है ना, जो दो आईने लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड लगा होता है, जिसमें हम देखकर पीछे से आने वाली गाड़ियों के बारे में पता कर पाते हैं। सर वहाँ पे और कोई दर्पण नहीं लगता है, उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बाबू उत्तल दर्पण हमने क्या बताया कि कुछ इस प्रकार की उसकी दृष्टि होती है, ऐसे होता है ना, उत्तल दर्पण तो उठा हुआ रहता है। तो जब उठा हुआ रहता है तो ध्यान से देखो कि इसकी दृष्टि क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होती है, यानी इसकी दृष्टि क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या है कि ये वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। तो बताओ कि अगर छोटा सा भी आईना लगा है उत्तल दर्पण का, तो पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसमें छोटी होकर दिखाई देती है, और इसीलिए वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है, पूरा की पूरी गाड़ी जो है दिखाई देती है, जिससे हमें लग जाता है कि नहीं बड़ी गाड़ी आ रही है, छोटी गाड़ी आ रही है, कितना साइड देना है कितना नहीं देना है, अच्छी तरह से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और दूसरा प्रॉपर्टीज होता है इसका कि भाई साहब ये वस्तु से छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। इसलिए हम गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा जो हमारा उपयोग है, जो दूसरा हमारा उपयोग है बाबू, वो क्या है, वो है सड़क सुरक्षा दर्पण में। सड़क सुरक्षा दर्पण में। सर सड़क सुरक्षा दर्पण में हमने नहीं सुना था। देखो अब समझाने का प्रयास कर। क्या होता है ना कि जहां पर सड़कें एकदम तीखी मोड़ हो, क्या हो, तीखी मोड़ हो, तो क्या करते हैं उसको, तो तीखी मोड़ हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट कट गया है, प्रॉब्लम है, इन्वर्टर पे चल रहा है बच्चों लोग, तो हमें थोड़ा सा जल्द ही इसको क्लोज करना होगा, क्योंकि इन्वर्टर का जो है पावर उतना क्षमता नहीं है कि इस बोर्ड को चला सके। तो बस इसमें इस टॉपिक को बताकर थोड़ा विराम देता हूँ, जब लाइट आएगी तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो देखो दूसरा जो है हमारे पास सड़क सुरक्षा जो है, क्या होता है, कुछ ऐसी सड़कें होती है जो बहुत तीखी मोड़ होती है, और दूसरा कारण भी क्या होता है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ जो है आती रहती है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक ऐसे गोल मिरर लगा दिया जाता है, गोल ऐसे उत्तल दर्पण का लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि इधर से जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं या गाड़ी लेकर जाते हैं,
तो उसको इधर से आने वाली गाड़ी इसमें दिख जाती है, तो ये अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं ताकि इधर एक्सीडेंट ना हो, और इधर वाले को इधर वाले का दिख जाता है। जब दोनों वाले पहले ही दिख जाएगा कि उधर से गाड़ी आ रही है, तो हम गाड़ी को स्लो कर लेंगे ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, क्या है, ये है हमारे पास उत्तल दर्पण का उपयोग, और भी बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा ये साइड मिरर वाला पूछता है। ठीक है, इसे कहते हैं, केवल साइड मिरर ही नहीं कहता, हिंदी में इसको पश्च दृश्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च दृश्य के भी कहा जाता है कि पश्च दृश्य में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है बाबू, वो आता है हमारे पास चिन्ह परिपाटी। क्या आता है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आता है बाबू। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बताने के लिए, क्या गोलीय दर्पण में वस्तु की प्रकृति बताने के लिए हम क्या करते हैं बाबू? इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। यानी जब हम दूरी मापेंगे, ऊंचाई मापेंगे, तो वो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, इसके बारे में हम किससे? चिन्ह परिपाटी के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम चिन्ह परिपाटी बना लेते हैं। इसे कार्तियन चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लेन पर हम बनाते हैं ऐसे इस प्रकार से, ज्योमेट्री में देखे हो ना जी, कुछ इस प्रकार से लाइन XYZ वाला। चलो हम ये बना लेते हैं। मान लो ये दर्पण है, क्या है? हल्का राउंड कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये दर्पण है। ठीक है, ये हमारे पास दर्पण है। अब दर्पण के इस साइड को हम कहते हैं बाएं, और इस साइड को हम कहते हैं दाएं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और ये जहां पर कट कर रहा है, ये हमारा दर्पण का मान लो क्या है? ध्रुव है। क्या है बाबू? ध्रुव है। तो अगर कोई भी वस्तु इधर हो या चाहे इधर हो, बात समझो हमारे पास, या पृथ्वी में इधर बन रहा हो वस्तु तो याद रखना हमेशा इधर ही रखाता है। हमारी कॉपी में सबसे ज्यादा बाएं तरफ रखाता है। ठीक है, बाएं तरफ ही रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी दूरी हो, चाहे इधर वस्तु रखा है और वस्तु को हमें मेजर करना है, मापना है, तो कहाँ से दूरियां लेंगे? तो हमेशा ध्रुव से लेंगे बाबू। कहाँ से लेंगे? ध्रुव से मापेंगे। देखो कैसे। सबसे पहली जो बात है हमारे पास, हमने क्या बोला कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहला पॉइंट याद रखें। मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, तब पर भी अगर मैं ध्रुव से मापी जाती है तो फीता यहां पर रखेंगे भाई साहब, इधर मेजर करेंगे। मैं फीता की बात नहीं कर रहा हूं, किसी तरह से मेजर करने की बात कर रहा हूं। इधर से इधर मेजर करेंगे, अगर इधर है तो यहीं पर रख के इधर से मेजर करेंगे, लेकिन कहां से मापेंगे? ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये पहला बात। दूसरा बात भी अगर ध्यान से देखो कि यदि हम क्या करते हैं, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ मेजर करते हैं। किधर मेजर करते हैं? दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ करते हैं, तो उस दूरी को हम लेंगे ऋणात्मक। क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और यदि कोई दूरी क्या लेंगे बाबू? दाईं तरफ लेंगे दर्पण से, यानी पीछे, तो क्या लेंगे हम? धनात्मक लेंगे, यानी प्लस में लेंगे। यदि हमें किसी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, मेजर करनी है, या प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, ऊपर की तरफ करेंगे तो धनात्मक लेंगे, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। इस पे छोटी सी बात को आपको समझना होगा। उसके बाद हम बता रहे हैं अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का उपयोग, और उसके बाद जो है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो चलो ये देख लो, समझ लो कि सभी दूरियां क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा क्या है? बाएं तरफ मापी गई दूरी ध्रुव से, ऐसे लिख देते हैं, ध्रुव से तब समझ में आएगा। ठीक है, ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरियां हमेशा क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती
है। ठीक है, अगर तीसरा अगर हम बात करें, सॉरी बड़ा हो जा रहा है थोड़ा सा, अगर हम तीसरा बात करें बाबू, तीसरा क्या है कि ध्रुव से दाईं तरफ मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाती है। ठीक है, चौथा हमने क्या बताया था कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई ऊंचाई कह सकते हो या दूरी, ऊंचाई धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस ली जाती है। जबकि पांचवा अगर बात करें, नीचे की तरफ मापी गई ऊंचाई या दूरी, ऊंचाई कह सकते हो, नीचे की तरफ मापी गई दूरियां कह सकते हो, या दूरियां क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है बाबू। ठीक है, ऋणात्मक ली जाती है। बात समझ में आ गया। एक चीज और हम यहां पर बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा हूं कि वस्तु को हमेशा कहां रखते हैं, वस्तु को हमेशा, ठीक है, बाईं तरफ कहां रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, बाईं तरफ। इस बुक के अंदर पेज पर जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, बाईं तरफ रखते हैं। और जब बाईं तरफ रखते हैं तो बाबू ध्रुव से अगर बाईं तरफ मापेंगे तो वस्तु की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो याद रखना एक चीज कि वस्तु की दूरी को किसे दिखाते हैं, u द्वारा। ठीक है, तथा प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, v द्वारा दिखाते हैं। तो हमने क्या बोला कि इस जो हमारे पास प्लेन है कह सकते हो, या ये बुक के अंदर जब हम लिखते हैं तो बाईं तरफ हमेशा वस्तु को रखते हैं। तो जब बाईं तरफ रखेंगे, मान लो ये वस्तु है, अगर ये वस्तु है तो क्या है, ध्रुव से बाईं तरफ है, और बाईं तरफ है तो इसकी दूरी जब भी हम मेजर करेंगे, हम क्या बताएं कि ऐसे मेजर करते हैं तो हमें ऋणात्मक होता है, यानी वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। छठवां क्या हो गया हमारे पास कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, चाहे दर्पण हो या कोई लेंस हो। ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रत्येक कंडीशन में बाबू वस्तु की दूरी माइनस लेना है। इसका कहने का मतलब है कि कभी भी क्वेश्चंस बनाते वक्त, न्यूमेरिकल बनाते वक्त यदि दे दिया कि वस्तु दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है और वहां पे माइनस नहीं लगाया है तो माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर लगाया है तो छोड़ दीजिएगा। वस्तु की दूरी में हमेशा माइनस ही लेंगे। लेकिन सर अगर प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो प्रतिबिंब की दूरी दोनों हो सकती है, जो v का वैल्यू है दोनों हो सकता है, यानी कह सकते हो कि v का वैल्यू दोनों हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अब ये तुम जानते हो क्यों ऋणात्मक होगा और क्यों धनात्मक भी होगा,
क्योंकि कभी देखे हो ना, कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के जब पीछे बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक, और दर्पण के आगे बनेगा तो ऋणात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सो ध्यान से देख लेना। और कुछ है क्या इसमें, बाकी है नहीं ना, ठीक है, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बाबू हमारे पास आवर्धन। सॉरी, बहुत मोटाई हो गया इसका जी, ये हो गया हमारा तो आवर्धन पढ़ेंगे, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं भाई साहब, इसको याद रखना, इसको एम से दिखाते हैं, इससे एम से दिखाया जाता है। तो इसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब ये होता है बाबू, आवर्धन ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कितना बड़ा बना है कि छोटा बना है, ठीक है, साइज के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यदि हम क्या मान लें कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई क्या हो, HI हो, I का मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, I का मतलब इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। उसके बाद तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बाबू तुम्हारा क्या हो, ठीक है, ऊंचाई क्या हो, HO हो, O मतलब ऑब्जेक्ट, O मतलब बाबू, O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तब क्या होगा बाबू, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, यानी m बराबर HI बटा में HO, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है आवर्धन का। एक और आवर्धन का डेफिनेशन होता है, ध्यान से देखो, एक और होता है आवर्धन का डेफिनेशन, वो क्या होता है, वो होता है प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लगभग, इसको नीचे ऊपर आ गया था ना जी, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन कहते हैं, कभी कभी इधर उधर चला जाता है आप लोग कहते हैं, यानी m बराबर, ठीक है, माइनस V/U, माइनस ये वस्तु की दूरी की वजह से आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आवर्धन है। अगर देखें इक्वेशन इसको 1 मान ले, इसको इक्वेशंस क्या मान ले, 2 मान ले, तो ध्यान से देखो कि इक्वेशन 1 और 2 से m बराबर क्या हो जाएगा, HI बटा में HO बराबर माइनस V/U, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ? अगर मान लो बाबू ये क्या है, आवर्धन का मान, यानी कि m का मान 2 दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो फॉर्मूला बैठाते हैं, m बराबर HI बटा में HO, m का मान 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर 2
HI बटा में HO। तो 2 अगर आकर यहाँ पर HO गुणा हो जाएगा तो 2HO बराबर, ठीक है, HI। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो वस्तु के ऊंचाई से 2 गुना है। वस्तु के ऊंचाई से क्या है? 2 गुना है। इसका मतलब यह है कि यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा कर दो, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसको और भी हम बताएंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो सारा वैल्यू बताएंगे कि m का मान जो होगा माइनस में होगा तो क्या होगा, और m का मान प्लस में होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास बाबू 2 टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है? एक है कि फोकस दूरी तथा, ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, त्रिज्या के बीच संबंध, ठीक है, संबंध, यानी F बराबर R/2 हम सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये एक चीज। दूसरा है हमारा दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र यानी 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ पर प्लस होता है, इसमें क्या होता है? दर्पण सूत्र में बीच में प्लस होता है। तो ये दर्पण सूत्र है, और दर्पण सूत्र में ये जो F है बाबू, F जो है ये क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, और V क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है? वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी। ठीक है, इस पर ध्यान देने वाली बात। एक टॉपिक और है जो हम बता दे रहे हैं, क्या? जो हम चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं ना, उस चिन्ह परिपाटी में दोनों में देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण में, और एक देख लेते हैं हम उत्तल दर्पण में। ठीक है, क्या? चिन्ह परिपाटी। क्या देख लेते हैं बाबू? चिन्ह परिपाटी। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में देख लेते हैं। मैं यहां पर बना लेता हूं अवतल दर्पण। ये P है, ये मुख्य फोकस है, और ये हमारा वक्रता त्रिज्या है बाबू। दूसरा हमारे पास उत्तल दर्पण ले लेते हैं। यहां पर हमारा मुख्य फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र। तो ध्यान से देखें, इसमें क्या पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? यहां से यहां तक फोकस दूरी, और यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या R होता है। उसमें भी उसी तरह होता है, यहां से यहां तक फोकस दूरी, और यहां से यहां तक पूरा क्या होता है? R होता है। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी अगर कहे, फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है? तो ध्यान से देखो, अगर ये ध्रुव है मान के चलो ऐसे, ठीक है, चिन्ह परिपाटी में देखे है ना, तो ये हमारे बाएं तरफ है, बाएं तरफ। तो फोकस दूरी भी ध्रुव से बाएं तरफ ही है। तो फोकस दूरी जो होती है हमारे पास, जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होती है? नेगेटिव होती है बाबू। क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बता दो। आप तो देखकर सब बता दोगे। ये बाएं साइड ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी बाबू? ये भी माइनस ही होगा। ये भी क्या होगा? माइनस ही होगा। जबकि इसकी फोकस दूरी अगर कहें तो ऐसे कुछ मेजर कर लो इस प्रकार से। देखो, ये हो गया बाएं, और ये हो गया हमारे पास दाएं हो गया। ज़्यादा कुछ इसमें समझना ही नहीं है। फोकस दूरी पर याद रखना है F। इधर दूरी मापेंगे ना, तो ध्रुव ये है हमारे पास। ये जब ध्रुव है तो ध्रुव से जब इधर मापेंगे, यानी दाएं तरफ मापते हैं, तो सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर वक्रता त्रिज्या अगर R की बात करें तो ये भी क्या होगी? हमारी पॉजिटिव होगी। तो ध्यान रखना, कभी ये पूछता, अगर ये
न्यूमेरिकल बनाते वक्त अगर ये बोल दिया कि नहीं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस में दिया है तो माइनस में तो देगा नहीं, अगर दिया है तो उसको हटा देंगे, अगर प्लस में दिया है तो ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी बोलेगा, अब प्लस में दिया रहेगा तो उसको माइनस में करेंगे ही करेंगे। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, आगे जो हमने टॉपिक बोला था, एक दर्पण सूत्र और एक R और F के बीच में संबंध है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो जो है वो केवल 2 टॉपिक के लिए बनाकर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।